हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आपका MTP1। कौन से एग्जाम्स के लिए? सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए। और ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि हर एग्जाम से पहले एक RTP और 2 MTP आते हैं। RTP मैं रिकॉर्ड करके दे चुका हूँ। मैं हूँ बेटे आज MTP1 पे। और ये जो मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 है बेटे, ये जुलाई सीरीज है आपकी। और अभी इसके बाद एक और MTP आएगा, MTP2। वो आएगा अगस्त में। जब आएगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम MTP1 की बात कर रहे हैं सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए। और ये भी बच्चों को पता है कि MTP का जो फॉर्मेट है ये वही होता है जो आपका फाइनल एग्जाम्स का होता है। जैसे फाइनल एग्जाम्स में आपका पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, वैसे ही आपका MTP 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन MCQ 30 मार्क्स, 2-2 नंबर के 15 क्वेश्चंस, 30 नंबर के तो MCQ है बेटे। और बाकी का जो 70 मार्क्स का पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है, 14-14 नंबर के 5 क्वेश्चन आने हैं बेटे। तो जिस फॉर्मेट में आपका फाइनल एग्जाम होना है उसी फॉर्मेट में आपका MTP आना है। तो हमारे पास इसके 2 पार्ट हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसका जो पार्ट 1 है वो MCQ बेस्ड है और इसका जो पार्ट 2 है वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। ये आपका पार्ट 1 है MCQ 30 मार्क्स का, जहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं। सर 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 जिंदल सर, इस MTP में कुछ खास है क्या? इस MTP में कुछ नया पढ़ने को मिलेगा क्या? आंसर है नो, क्लियरली नो। RTP तो बहुत बढ़िया बनाई थी बेटे। सितंबर 25 एग्जाम्स की जो RTP थी बहुत बढ़िया थी। उसमें 4-5 क्वेश्चन नए भी थे और बढ़िया भी थे। ये सब पुराना माल है। मैं क्लास में जो आपके 30 मार्क्स के MCQ हैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन जब मैं आपको लेके आऊंगा 70 मार्क्स के पेपर में, एक एक क्वेश्चन पुराना है, हमने क्लास में कर रखा है। मैं उसकी रेफरेंस दूंगा और आगे निकल जाऊंगा। तो 70 मार्क्स के पेपर में मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सब पुराने क्वेश्चन है, सब पुराने क्वेश्चन, डिस्कस किए हुए क्वेश्चन, कट कॉपी पेस्ट वही उठाए और चिपका दिए। ना नाम बदले ना फिगर बदली। तो मुझे इस MTP में क्या करना है, सिर्फ आपके साथ MCQ का डिस्कशन करना है। तो मैं उसको शुरू करने जा रहा हूं बेटे, है ना। मैं शुरू करता हूं बेटे, केस नंबर 1। 15 MCQ है बेटे, 2-2 नंबर के। अच्छा सर, MCQ में कुछ खास है क्या? MCQ देख लेते हैं बेटा, कुछ नॉलेज बेस तो मिलेंगे आपको। MCQ तो हमें पढ़ लेने चाहिए, कितना टाइम लगना है। ये हमारा फर्स्ट केस है बेटे। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स। हेल्थ केयर, फूड एंड ग्रोसरी, ठीक है जी। मैं आ गया इसके फर्स्ट पार्ट में। मुझे देखना चाहिए क्या कहता है जी। इसके फर्स्ट पार्ट में, इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटे, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है IND AS 108 का। 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ये आपसे पूछेगा कि बताओ कितने सेगमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने क्लास में आपको 108 जब कराया था तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है। फिर मैंने आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था, और आइडेंटिफिकेशन बताने के बाद फिर बोला था कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकली CODM की रिपोर्ट उठा लो। CODM चीफ ऑफिसर, CODM के टेबल पे जो रिपोर्ट जा रही है उस रिपोर्ट को उठा लो, और जितने सेगमेंट्स की रिपोर्ट उसके पास जा रही है वही आपके आइडेंटिफिएबल सेगमेंट्स हैं। फिर हमने उसमें से रिपोर्टेबल सेगमेंट निकाले थे, वो 10% की कंडीशन को फॉलो करके। तो सेगमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट नहीं करता। हम कोई बेटा विष्णु थोड़ा ना है, मेरे पास 25 क्लाइंट है, मैं कोई 25 बिजनेस की नॉलेज थोड़ा ना रखता फिरूंगा। मैं CODM की रिपोर्ट उठाऊंगा, देखूंगा इनके पास जो जो सेगमेंट रिपोर्ट होते हैं वो हमारे आइडेंटिफिएबल सेगमेंट हो जाते हैं, और उसी में से रिपोर्टेबल निकाल लेते हैं फिर हम।
पूरी बात आपको बताई तो थी क्लास में। ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पढ़ना चाहिए। क्या कहता है जी क्वेश्चन? 3 प्रोडक्ट्स नेमली ए बी एंड सी आर मैन्युफैक्चर्ड। 3 प्रोडक्ट है तो 3 सेगमेंट नजर आ रहे हैं, ए बी सी। अभी तो 3 सेगमेंट नजर आ रहे हैं। प्रोडक्ट ए इज क्लासिफाइड एज हेल्थ केयर प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट हेल्थ केयर है, बहुत बढ़िया जी। प्रोडक्ट बी एंड सी आर क्लासिफाइड एज फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट। जो बी है वो फूड है और जो सी है वो ग्रोसरी है, ठीक है। प्रोडक्ट्स बी एंड सी आर सिमिलर प्रोडक्ट्स। लो कर लो बात, बी और सी कहते हैं सिमिलर है। अगर बी और सी सिमिलर है फिर तो एक है, अलग अलग कैसे होंगे? कहने के लिए ए बी सी 3 है, लेकिन अगर आप देखें बी और सी सिमिलर है तो बी और सी को इकट्ठा करेंगे, मेरे पास तो 2 रह गए। एक तो सेगमेंट है ए और एक सेगमेंट है बी एंड सी, पर मैं अपनी तरफ से कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मुझे सीओडीएम की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। मुझे आगे चलने दो। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एंड फॉर सेलिंग एक्टिविटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। सारे रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है, जो रिपोर्ट मांगोगे मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास। अच्छा, देयर आर 2 line managers responsible for manufacturing activities of ABC. 2 line manager, इन्होंने आपको एक हायरार्की बताई है। 2 line managers, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, 2 line managers, ये रिस्पॉन्सिबल है मैन्युफैक्चरिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। अपना वो मैनेजमेंट का लेवल बता रहे हैं कि 2 लेवल की इनके पास सिक्योरिटी है। अच्छा, मैनेजर एक्स मैनेजेस प्रोडक्ट ए, मैनेजर बी मैनेजेस बी एंड सी। एक मैनेजर एक सेगमेंट देखता है, दूसरा मैनेजर 2 सेगमेंट देखता है। द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय सीओडीएम। ये लो जी, ये रहा हमारा सीओडीएम। एक तो ये चेक करता है ए को और एक ये चेक करता है बी एंड सी को। ए बी एंड सी, और ये दोनों जाते हैं सीओडीएम के पास। तो सीओडीएम के टेबल पे बी और सी इकट्ठे जाते हैं, अलग अलग नहीं जाते। अगर ए बी सी तीनों अलग अलग कॉलम्स में जाते तो सेगमेंट 3 होते। बी एंड सी इकट्ठे जाते हैं वहां पे तो सिंगल कॉलम में जा रहे हैं। अब मुझसे पूछोगे जी कितने सेगमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे? 3, 2, कितने? मैं बोलूंगा 2 है। एक है सेगमेंट ए और एक है सेगमेंट बी एंड सी। सीओडीएम के पास बी और सी इकट्ठे रिपोर्ट होते हैं और इसी के ऊपर बेसिस करके इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया। बेटे मैं आपको चेक कराता हूं। इनका जो पहला एमसीक्यू है ये राजी, ये बेटे एमसीक्यू नंबर 3। हाउ मेनी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स डज एबीसी लिमिटेड हैव? कितने सेगमेंट है इसके पास बताओ? तो मेरे हिसाब से तो 2 हैं जी। पहला आंसर क्या है? 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट, गलत है। 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये भी गलत है। 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये भी गलत है। 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हेल्थ केयर, फूड एंड ग्रोसरी, ये सही है सर। सी, सीओडीएम की वजह से। जैसे सीओडीएम को रिपोर्ट होते हैं, उठा के हम अपना सेगमेंट रिपोर्ट में ले आएंगे। पहले आइडेंटिफाई करते हैं फिर रिपोर्टेबल निकालते हैं उसमें से। जहां तो चलो यहाँ तो सेगमेंट ही 2 हैं। अगर मान लो सीओडीएम के टेबल पे 10 सेगमेंट की रिपोर्ट जाती है तो 10 के 10 आइडेंटिफेबल हो गए। फिर हम 10% की कंडीशन चेक करते हैं, वो 3 कंडीशन होती है हमारी। फिर 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू चेक करते हैं। पिछले साल रिपोर्टेबल, इस साल अनरिपोर्टेबल, इस साल रिपोर्टेबल, पिछले साल अनरिपोर्टेबल। वो पूरी कहानी आपको सुनाई हुई है, क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। चलो ये तो क्वेश्चन ही सिंपल था। अच्छा जी सर, चलो इसका आंसर है 3। इसका ऑप्शन है 3, सी। 3 नहीं है, सी नाम है इसका। ओके, इसका ऑप्शन है सी, बाद में मैच कर लेंगे हम।
एमटीपी का सॉल्यूशन चेक कराऊंगा अभी आपको, मुझे आगे पढ़ने दो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये आ गया सर सेकंड पार्ट इसका, और ये है इंड AS 1 का प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग साइकिल निकालना, करंट नॉन करंट क्लासिफाई करना, वो सारी बातें। एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या बता रहा है जी, रॉ मटेरियल 3 महीने तक, WIP 1 महीने तक, फिनिश्ड गुड्स 5 महीने तक, और डेटर्स कलेक्शन 5 महीने तक। मैंने इन सब का लगाया टोटल, तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल आ गया 14 मंथ्स का। और मैंने क्लास में एक बात बताई थी, शेड्यूल 3 में भी बताई थी, इंड AS 1 में भी बताई थी, कि ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा ग्रॉस निकलता है, प्लस 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 प्लस, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स और डेटर्स प्लस ग्रॉस पीरियड। अगर आपके क्रेडिटर्स आपको कोई क्रेडिट पीरियड देते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ मटेरियल्स, तो वो लेस नहीं करना। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स और कलेक्शन पीरियड, इन सब का टोटल लगाना है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। और जो आपको मिलेगा, जो हम डेटर को देते हैं वो तो ऑपरेटिंग साइकिल में आता है, लेकिन हमें जो मिलता है क्रेडिटर से उसको लेस नहीं करते, नेट ऑफ नहीं करते कभी भी। तो इस क्वेश्चन में ये जो लाइन है कि ट्रेड पेबल आपको 12.5 महीने का पीरियड देते हैं, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स का पीरियड लेस नहीं करते, हमेशा ग्रॉस निकालते हैं। एक और बात, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने का है, तो करंट और नॉन करंट का जो क्लासिफिकेशन है वो 14 मंथ्स के हिसाब से होगा। कोई भी अमाउंट जिसका आना या जाना 14 मंथ्स में है वो करंट है, और बियॉन्ड 14 मंथ्स है तो वो नॉन करंट है। अब इस पे देखते हैं इन्होंने MCQ क्या बना रखे हैं। MCQ ये रही MCQ। व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ABC? ये रहा जी 14 मंथ्स, ये रहा 14 मंथ्स। कहता है जी 26.5 महीने। इसको लगता है बच्चे बस टोटल मारना जानते हैं, वो 12.5 महीने क्रेडिटर्स के हैं, तो 14 और 12.5 26, बच्चा टिक लगा दे। ऐसे फाइनल के बच्चे हैं, कोई बेवकूफ थोड़ा ना, बताओ। इतना कुछ पढ़ के आ रहे हैं बच्चे, बेवकूफ किसको बना रहे हैं? तो इसका ऑप्शन है बी। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड पेबल्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ABC? ट्रेड पेबल्स का बता रहे हैं, बताओ ट्रेड पेबल्स का क्या क्लासिफिकेशन करोगे मेरे बच्चे? ऑपरेटिंग साइकिल है 14 महीने का, और वो हमें पीरियड दे रहे हैं 12.5 महीने, तो ऑपरेटिंग साइकिल की रेंज में आ रहा है विद इन 14 मंथ्स। करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी है, एक तो क्रेडिटर्स आपके फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हैं और ऊपर से करंट नेचर के होते हैं। तो मुझे पूछ रहा है कि बताओ क्या ये नॉन करंट है? नो सर, 12.5 महीने है, 12 से ऊपर चले गए। अरे आपको बताया तो था 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर लेना होता है। 12 महीने एक स्टैंडर्ड पीरियड है करंट नॉन करंट का, और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर, तो इसके अकॉर्डिंग चलना आपने। तो 12.5 महीने 14 महीने की रेंज में आते हैं। हम कोई नई चीज थोड़ा ना पढ़ रहे हैं बेटे, मुझे प्लीज ऐसे मत देखो, मैं तो वैसे ही पढ़ाने के लिए बदनाम हूं। जिंदल सर का सिलेबस बहुत वास्ट है, जिंदल सर ने क्या घर के भी क्वेश्चन बनाए हैं? स्टडी मैट, RTP, MTP, पास्ट एग्जाम, वही तो डिस्कस करता हूँ क्लास में। अगर मैं छोड़ छोड़ के चलूंगा जल्दी काम निपट जाएगा आपका। अच्छा जी, चलिए फिर इसका आंसर क्या है? करंट है जी, और क्या है? क्या ये नॉन करंट है? गलत है। वुड नॉट अपीयर इन दी बैलेंस शीट, ये भी गलत है। ट्रेड पेपर बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, आएंगे, ये गलत। वुड बी डिस्क्लोज्ड इन दी नोट्स, क्रेडिटर कभी नोट्स में आते हैं? कैसी बात कर रहा है? करंट लायबिलिटी है सर, ए। और इसका आंसर क्या आया था? C। अच्छा अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर क्या आया है? B, इसका आंसर आया है A, और इसका आंसर आया है C। एक क्वेश्चन रह गया, वो हम चेक कर लेते हैं। ये रहा सर इसका तीसरा पार्ट। ये किस चीज में पूछा इन्होंने? ये आया बेटे इंड AS 24 का,
रिलेटेड पार्टी का। डिट्टो क्वेश्चन हमारी क्लास बुक में है, क्वेश्चन तो सारे हमारी क्लास बुक में है, जो ऊपर वाले दो हैं वो भी थे, बस मैं आपको एमसीक्यू करा देता हूँ कि चलो यार क्यों बच्चे को रेफरेंस देनी है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो छोड़ देता। एमसीक्यू भी सारे हमारी क्लास बुक में है, ये भी है। आप इंडेक्स 24 की बुक खोलोगे, क्लास बुक उसमें है, क्यों स्टडी मैट में है। मैं बाहर से तो क्वेश्चन कराता नहीं कुछ भी, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं, देखते हैं एमसीक्यू में कुछ नया तो नहीं बना रहा। क्या कहता है क्वेश्चन में, देखते हैं। एबीसी लिमिटेड ओन्स 30% शेयर कैपिटल ऑफ XYZ। ओहो, मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं। मेरे पास एक है कंपनी एबीसी, बहुत बढ़िया, इनके पास 30% शेयर है किसके, XYZ के। तो ये क्या बन गई, एसोसिएट। तो क्या एबीसी और XYZ आपस में रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है सर, ये तो कोई नौ सिखिया भी बता देगा। एबीसी लिमिटेड जो है 30% शेयर होल्ड करके बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि XYZ is an associate for ABC, so both are related parties। आगे चलते हैं। Has ability to exercise significant influence over, अरे भैया पता है हमें, जब 30% शेयर है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो आ ही गया, 50% से ऊपर होता तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाता, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एसोसिएट है। मुझे आगे पढ़ने दो, क्वेश्चन अभी घूमेगा। XYZ लिमिटेड होल्ड्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, XYZ की, अच्छा इसकी, इसके पास 70% शेयर कैपिटल है PQR की। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। PQR 70%, मेरी जो एसोसिएट है उसकी आगे एक सब्सिडरी है, मान लो मैं एबीसी हूं और मेरी एक एसोसिएट है XYZ, उसकी आगे एक सब्सिडरी है PQR, और एक इसके पास 30% शेयर कैपिटल है LMN की विद एबिलिटी टू एक्सरसाइजिंग। अच्छा, इसके पास एक और कंपनी है जिसमें 30% शेयर है, LMN लिमिटेड। और क्वेश्चन मुझे कहता है एबीसी लिमिटेड ट्रांजैक्ट्स विद PQR एंड LMN। ये जो मेरी कंपनी है एबीसी, इसने ट्रांजैक्शन की है इसके साथ और इसने ट्रांजैक्शन की है इसके साथ, बताओ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। XYZ नहीं पूछ रहा, XYZ तो आपको पता ही है, ये नीचे वाली लेयर में चला गया। अब बताओ रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। अब इसमें आपको बड़ा केयरफुली सोचना पड़ेगा, मेरा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, मैं फिर भी आंसर कर रहा हूं, दोबारा से सुन लो मेरी बात प्लीज, रिवीजन हो जाएगा आपका। हम हमेशा इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी देखते हैं, सब्सिडरी की सब्सिडरी चेन होल्डिंग में आ जाती है, सारे रिलेटेड हो जाते हैं, पर ये तो हम इनडायरेक्ट थ्रू एसोसिएट देख रहे हैं, तो इनडायरेक्ट थ्रू एसोसिएट तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। नहीं बेटे, थोड़ा सा वाइज होकर चलना पड़ेगा आपको। मैंने आपको क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि होल्डिंग और सब्सिडरी ये दोनों मिलके ग्रुप बनाते हैं, बोला था ना क्लास में। और मैंने एक चीज और बोली थी, बार बार बोली थी इंडेक्स 24 में, कि ग्रुप के किसी मेंबर का कोई रिलेटेड पार्टी होगा, चाहे इसका रिलेटेड है चाहे इसका रिलेटेड है, वो पूरे ग्रुप का रिलेटेड पार्टी बन जाता है। होल्डिंग और सब्सिडरी में से, दोनों में से किसी का भी रिलेटेड पार्टी है, वो पूरे ग्रुप का रिलेटेड पार्टी बन जाता है। तो अगर आप देखें तो हमारा जो XYZ है और PQR है, ये मिलके ग्रुप बना रहे हैं। PQR इज अ सब्सिडरी ऑफ XYZ, तो XYZ और PQR मिलके ग्रुप बना रहे हैं। तो इनके ग्रुप का, मेरी बात ध्यान से सुनना, इनके ग्रुप में दो मेंबर हैं, एक XYZ एक PQR, इन दोनों में से कोई भी रिलेटेड पार्टी होगा पूरे ग्रुप का बन जाएगा। तो ये जो ABC है वो XYZ का रिलेटेड पार्टी है ना, ABC और XYZ आपस में रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि XYZ उसकी क्या है, एसोसिएट है, तो ये इसकी भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। ABC is a related party for PQR।
ये तो चलो प्रूव हो गया। अब आते हैं यहां पे, ये जो LMN है ये किसके रिलेटेड पार्टी है? XYZ की, क्योंकि XYZ की एसोसिएट है ये, तो ये इसकी भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। PQR एंड LMN ये भी रिलेटेड पार्टी है, लेकिन एक चेन मिसिंग है, और वो चेन बेटे ये है कि LMN ABC इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप मेरी बात को समझो ना, ABC XYZ इसकी दो कंपनियां हैं, एक है PQR एक है LMN, ये दोनों मिलकर ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप के किसी भी मेंबर का कोई रिलेटेड पार्टी है वो पूरे ग्रुप का बन जाता है। ये जो ABC है ये इसका रिलेटेड पार्टी था तो इसका भी बन गया, ये जो XYZ है इसका रिलेटेड पार्टी है तो भी ये इसका बन गया, लेकिन इन दोनों की कोई भी चेन आपस में स्टैब्लिश नहीं होती। ग्रुप में बताओ कौन कौन है? एक तो ग्रुप में XYZ है और एक PQR है, तो इन दोनों के साथ सबका रिलेशन है, लेकिन ABC और LMN इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये बात आपको याद है। एसोसिएट की आगे एसोसिएट रिलेटेड पार्टी नहीं होती, एसोसिएट की आगे एसोसिएट है ना। अच्छा, आप बात को समझो ना बेटे, ये दोनों मिलकर ग्रुप बना रहे हैं, इसका रिलेटेड पार्टी इसका है, इसका रिलेटेड पार्टी इसका है, तो ये जो ABC और LMN है ये दोनों इसके साथ रिलेटेड है तो इसके साथ हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ये बातें सब क्लास में इंडियस 24 में डिस्कस की हुई हैं। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपको आंसर करना है। अब याद रखना ABC और LMN आपस में कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है। अब मुझसे पूछो, क्या ABC PQR के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रहा है रिपोर्ट करेगा? करेगा। क्या PQR XYZ आपस में रिलेटेड है? बिल्कुल है। क्या XYZ और PQR आपस में रिलेटेड है? बिल्कुल है। क्या XYZ और LMN आपस में रिलेटेड है? बिल्कुल है। क्या ABC और LMN आपस में रिलेटेड? नो, ABC और LMN किसी भी तरीके से आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है, क्योंकि एसोसिएट के साथ मिलकर ग्रुप तो बनता ही नहीं, ग्रुप बनता है सब्सिडरी के साथ। तो ये ग्रुप वाले पॉइंट की वजह से इससे कनेक्ट हो गया, लेकिन इससे कनेक्ट नहीं हो सकता वो। तो मुझे अब MCQ देखना है कि MCQ क्या है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के MCQ बना देते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 आओ जी। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर इंडियस 24। आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट है वो इग्नोर कर देंगे और जो नॉट करेक्ट है उस पर टिक मार देंगे। क्वेश्चन नॉट करेक्ट पूछ रहा है, बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं ऐसे क्वेश्चन से बहुत डरता हूं कि अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो बच्चा कहीं रीडिंग में गलती ना कर जाए। ABC लिमिटेड, ठीक है, ABC टॉप वाली कंपनी है, शुड डिस्क्लोज इट्स ट्रांजैक्शंस विद PQR। ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, क्योंकि PQR ABC के रिलेटेड पार्टी है। हम आगे क्यों पढ़े? ABC लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इट्स ट्रांजैक्शन विद LMN। ये भी करेक्ट है, क्योंकि ABC का और LMN का आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो वो रिपोर्ट नहीं करेगा। इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी करेक्ट है। तीसरा, PQR is required to disclose its transactions with ABC। PQR is required to disclose, और ये भी ठीक है। ये वाला जो सेंटेंस है A और C दोनों सेम है, ये जो A और C है दोनों सेम है, अदला बदली कर दी। अगर ABC PQR को रिपोर्ट करेगा तो PQR भी रिपोर्ट करेगा, ये तो वाइस वर्सा होता ही है, दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी है। और ABC का LMN के साथ कोई रिलेशन नहीं, ये भी ठीक बात है। तो फिर गलत क्या है? मुझे गलत स्टेटमेंट तो नजर नहीं आ रही कोई, ये तो सब सही बता रहा है। ये रहा डी पॉइंट। ABC शुड नॉट डिस्क्लोज इट्स ट्रांजैक्शंस विद PQ, ये गलत है सर। कहता है ABC को PQR वाले ट्रांजैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये नॉट करेक्ट है।
क्योंकि हमारी चेन ये थी, हमारी चेन ये थी, ये दोनों मिलके ग्रुप बना रहे थे, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, तो ये वाला स्टेट, इसका आंसर डी है सर। कहता है पी क्यू आर के साथ डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत भैया? ग्रुप के किसी भी मेंबर का कोई रिलेटेड पार्टी है, उस पूरे ग्रुप का बन जाता है। तो एबीसी एक्स वाई जेड का रिलेटेड पार्टी है, तो अपने आप उसकी सब्सिडरी का रिलेटेड पार्टी हो गया, डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, डी पॉइंट है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो ये थे, इसका डी पार्ट आ गया, बी ए सी डी, बी ए सी डी। मैं आपको चेक कराता हूं, बी ए सी डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी ए सी डी, ये रहा, बिल्कुल सही है। हम सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब। ये आ गया बेटे हमारे पास हमारा सेकंड केस। ये आ गया बेटे हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस, ये ऊपर की कहानी आप पढ़ लेना, मैं सीधा फर्स्ट पार्ट पे आता हूं, ऊपर तो कहानी सुनाता रहता है ये। अ जिम्नेशियम enters into a contract with new member to provide access to its gym for a 12-month period, 4500 per month। इंडिया 115 का क्वेश्चन है। और इंडिया 115 में मैंने आपको 5 स्टेप मॉडल बताया था। 5 स्टेप मॉडल, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करो, ट्रांजैक्शन प्राइस को कैलकुलेट करो, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करो, और फिर रेवेन्यू बुक करो। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं कराए थे पिद्दे पिद्दे से, जिसको बहुत सारे टीचर कचरा कचरा बोल के छोड़ देते हैं, ये कचरा क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 200 घंटे में बैच खत्म। ये वही क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने वाला। और वहां मैंने एक आपको लाइन लिखवाई थी कि अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को विदाउट पेनल्टी कैंसिल कर सकते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, पेनल्टी क्लॉज होना चाहिए, तभी वो हम उसको बाइंडिंग एग्रीमेंट मानते हैं। तो एक जिम के अंदर बंदा गया, 45 रुपए महीना उसने देना है, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ठीक है। द मेंबर कैन कैंसल हिज मेंबरशिप विदाउट पेनल्टी आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने से पहले कैंसिल करेगा तो पेनल्टी लगेगी, 3 महीने के बाद कैंसिल करेगा तो नो पेनल्टी। तो जब पेनल्टी वाला पीरियड फ्री हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। अब मुझसे पूछो कि इसमें बाइंडिंग एग्रीमेंट कितने महीने का, मैं बोलूंगा 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने से पहले पेनल्टी क्लॉज है। और इसी चीज के ऊपर इन्होंने एमसीक्यू बना दिया। देखो क्या एमसीक्यू बनाया है, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड of the contract entered by the gym and the new member? Answer is 3 months। 3 महीने बाद तो पेनल्टी नहीं है, तो कोई भी क्विट ले लेगा, कोई भी एग्जिट कर जाएगा, कहानी खत्म। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 3 महीने। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, पता नहीं कितने क्वेश्चन पढ़े हमने यहाँ से। अच्छा जी, फिर हम आगे चलते हैं। ये आ गया सेकंड पार्ट, ये भी मेरा क्लास में कराया हुआ है। ये इंडेस 2 का क्वेश्चन है, टेस्ट योर नॉलेज, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, हमारी बुक में भी है, स्टडी मैट में भी है, बस वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कराया हुआ है, ये एमसीक्यू फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन तो वही है। आओ देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द बी। अच्छा जी, पहले बताओ फुल कैपेसिटी कितनी है, 10,000 आवर्स की, और नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, 7,500 की। तो पहले तो इसको ब्रेक कांटा मारो। क्यों? फुल कैपेसिटी कभी नहीं देखते मेरे बच्चे।
फुल कैपेसिटी कभी नहीं देखते, नॉर्मल कैपेसिटी। अगर हम उससे बोलो कि फिक्स्ड ओवरहेड्स का रिकवरी रेट निकालना है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का रिकवरी रेट नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल आउटपुट विच एवर इज हायर के हिसाब से निकलता है। फुल कैपेसिटी तो कभी लेते नहीं, आइडल टाइम होता है, ब्रेक डाउन टाइम होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। चलो आगे चलते हैं। एक्चुअल लेबर आवर्स फॉर द करंट पीरियड 6500। लो जी कर लो बात। 7,500 हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है और एक्चुअल में 6,500 है। अंडर रिकवरी आएगी और पी एंड एल में जाएगी। फिर हमें क्वेश्चन कहता है जी टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 1500 के हैं। अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके 1500 के हैं, नॉर्मल कैपेसिटी आपकी 7,500 घंटे की है, तो 20 पैसा पर आवर हो गया रिकवरी रेट, 20 पैसा। टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 2600 रुपए है। एक बात सबको पता है कि वेरिएबल एक्चुअल के हिसाब से चलता है, फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल के हिसाब से चलते हैं, वेरिएबल एक्चुअल के हिसाब से चलता है। तो वेरिएबल ओवरहेड अगर मेरे 2600 रुपए के हैं, तो मेरे एक्चुअल आवर हैं ये, तो ये कितना बनता है 40 पैसा पर आवर बनता है। टोटल 60 पैसे बनते हैं, मेरे जो ओवरहेड है 60 पैसे बनते हैं। आगे मुझे क्वेश्चन कहता है जी मेरा ओपनिंग स्टॉक है 2500 यूनिट्स का, मेरी प्रोडक्शन है 6,500 यूनिट्स की और मैंने बेचे हैं 6,700। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स। 2,500 मेरा ओपनिंग है, 6,500 परचेज है, ये मेरी सेल है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 2,300। क्लोजिंग स्टॉक मेरा 2,300 यूनिट्स का है। ओपनिंग स्टॉक 2,500 है, प्रोडक्शन 6,500 है, कितना हो गया 9,000। 6,700 बेच दिए तो 2,300 का क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, एमसीक्यू में जाना चाहिए हमें। देखो एमसीक्यू में क्या कहता है जी द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एलोकेटेड टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। कहते ये बताओ प्रोडक्शन के हिस्से में फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने आएंगे। तो पहले ये बताओ प्रोडक्शन हुई कितनी है, ये रही मेरी प्रोडक्शन 6,500 और क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा तो 6,500 यूनिट्स हैं, तो 20 पैसे से गुना करो 1,300 रुपए आ गए। टोटल ओवरहेड्स नहीं मांग रहा, फिक्स्ड ओवरहेड्स मांग रहा है, 20 पैसे हैं। 1500 डिवाइडेड बाय 7500, 20 पैसे 1,300 रुपए हो गए। ये रहा आंसर इसका 1,300 रुपए, डी पार्ट। इसका आंसर है ए, इसका आंसर है डी। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। क्या कह रहा है जी व्हाट इज द टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स recognized as a part of closing inventory। क्लोजिंग स्टॉक में बताओ कितना कितना इंक्लूड करोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,300, 60 पैसे से गुना कर लो, कितना आ जाएगा 1,380 रुपए। इसमें 20 पैसे के फिक्स्ड ओवरहेड हैं, 40 पैसे के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। ये कोई क्वेश्चन है बेटे, 60 पैसे के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का गुना कर लो, देखो 1,380 रुपए होंगे। ये रहे, इसका आंसर है ए। और क्या रह गया, 8वां क्वेश्चन क्या मांग रहा है व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड। कहते बताओ कितना अमाउंट पी एंड एल में चार्ज करोगे। 1,500 रुपए के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, 2,600 रुपए के आपके वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, टोटल कितने हैं 4,100। 1,380 क्लोजिंग स्टॉक है, बाकी पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो 2,720, कितना 4100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,720 रुपए। और मैंने स्टडी मैट से टेस्ट और नॉलेज से वेरीफाई भी किया हुआ है 2,720 ही आएगा। इनके ऑप्शंस में कमी है, इनका ऑप्शन यहाँ पे 2,740 दे रखा है इन्होंने,
यहाँ पे 2720 होना चाहिए। और अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है, स्टडी मैट खोलो, टेस्ट योर नॉलेज में जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, टेस्ट योर नॉलेज का 2720 रुपए मिलेंगे आपको। इनके ऑप्शंस में गड़बड़ी, टाइपिंग एरर है, इसका आंसर है बी। भाई सीधी सी बात है, 41 रुपए खर्च किए हैं, 1500 प्लस 2600, क्लोजिंग स्टॉक वाले अभी पड़े हैं मेरे पास, उसको रोक लो, 1380 रुपए, बाकी पीएनएल में डाल दो। जितने ओवरहेड्स आपके क्लोजिंग स्टॉक में गए हैं वो तो आपके पीएनएल में जा ही नहीं रहे ना, तो बाकी आपके राइट ऑफ हो जाएंगे, बस खत्म हो गई बात, सिंपल सा फंडा है इसका। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, बी। पहले का ऑप्शन क्या था, ए डी ए डी ए बी, ये 4 ऑप्शन है, ए डी ए बी। ए डी ए बी, बिल्कुल ठीक है जी चारों। तो 4 और 4 8 एमसीक्यू हो भी गए आपके। आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन में वापसी कर रहा हूं बेटे, ये मेरा तीसरा केस है। ये मेरा तीसरा केस है। केस नंबर 3 बेटे, ये ऊपर वाली लाइन आप पढ़ लेना, मैं सीधा फर्स्ट पॉइंट पे आता हूं। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इंड एएस 109 के क्वेश्चंस हैं। और इंड एएस 109 के वो कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन नहीं है, बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चन है, जिसको हम कचरा बोल के छोड़ देते हैं। मैंने सुना है अपनी कानों से, कुछ टीचर बोलते हैं अपनी क्लासेस में कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में स्टार्टिंग में 40-50 क्वेश्चन है, छोड़ दो, कचरा है, ये बेकार है, ये है। मैंने ये भाषा सुनी है अपने कानों से, ये बेकार है, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। एमसीक्यू आ रहे हैं उसमें से, देख लो। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे को क्लास में टाइम क्यों लगता है, मैं स्टडी मैट का कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं, छोटा हो बड़ा हो हम सब डिस्कस करते हैं, टाइम लग जाता है। अब स्टडी मैट में 60 क्वेश्चन है, छांट के मैंने आपको 20 करा दिए कि ये पढ़ लो बस, पेपर में ये आएगा, तो मेरा सिलेबस अपने आप ही 150-200 घंटे में हो जाएगा। पर मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या मैं आपको पास कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ? पास होना तो मेरी बेसिक नेसेसिटी है, मैं आपको तैयार कर रहा हूं आपकी डिग्री के आगे की लड़ाई के लिए। अगर बच्चे को पढ़ने की समझ ही नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं आता, बस उसको पास होना आता है, जिंदगी में आप आगे जाके सरवाइव नहीं कर पाओगे। एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास पेशेंस और नॉलेज दोनों होनी चाहिए। पास की स्ट्रेटेजी क्या है? पास तो किस्मत से भी हो जाता आदमी। पूरे सिलेबस में से बड़े बड़े क्वेश्चन छांट लो सारे, जिनमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है, ऐसे 30% क्वेश्चन होंगे, बस पढ़ के चले जाओ, 50-60 नंबर आपके आ जाएंगे, पेपर क्रैक हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। उसके आगे क्या करोगे फिर? डिग्री मिल गई आपको, अब आप निकलोगे मार्केट में, मार्केट में क्या इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी आपको। मेरी बात चल रही है, सुन रहे हो आप? मेरे को लाइफ में एक बार सिंगापुर में लेक्चर देने का मौका मिला, मैं आपको अपनी फैक्ट बात बता रहा हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ यार, मेरी बड़ी वैल्यू है, मुझे इनविटेशन आया है। वहां पे 150 कंट्रीज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और मेरा लेक्चर था इंड एएस के ऊपर, आईएफआरएस के ऊपर। जब मैंने बोलना शुरू किया, बच्चों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बोलने गया था, तो मुझे बाद में पता लगा कि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो इंडिया के हिसाब से होती नहीं। उनके हाथों में
किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट थी और वो कह रहे हैं जी फाइनेंशियल जो एनुअल रिपोर्ट है इसको डिस्कस करो। मैं कहा ये तुम्हारा पैटर्न ही नहीं है पढ़ाने का। हमारा पैटर्न क्या है? क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। वो भी बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है। अब मेरे को अगर कहीं बाहर से इनविटेशन आता है मैं पहले पूछता हूँ भैया बोलना किस चीज पे है। वो बड़ा एम्बेरसिंग सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए। हमें उस तरीके से पढ़ाने की आदत ही नहीं है। वो तो उनके हाथ में एक एनुअल रिपोर्ट थी, कहते इसको वेरीफाई कराओ जी आप हमें क्लास में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे आप इसको एनुअल रिपोर्ट से कैसे डेटा निकालोगे आप। इसलिए मैं कहता हूं हम अभी भी बहुत पीछे हैं और हम उसमें भी छोड़ के जा रहे हैं। हम बहुत पीछे हैं बेटे, दुनिया बहुत आगे चल रही है हमसे। चले आगे। ये देखो, ये जो आपको सुनने को मिलता है ना कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी का सीईओ इंडियन है, तो कभी आप पहले सोचो कि वो इंडियन वहां तक पहुंचा कैसे। उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसका स्टडी का पैटर्न चेक करो। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनी में जॉब एक्सपीरियंस होगा, उसके पास फॉरेन की कोई ना कोई डिग्री होगी। ये थोड़ा ना इंडिया से आईआईटी करी और बाहर जाके वो सीईओ बन गया। बहुत लंबी जर्नी है बेटे, प्रूव करना पड़ता है अपने आप को कदम कदम पे। इतना आसान नहीं है बेटे जितना दुनिया हमें लगती है ना। काम से मत भागो, पढ़ाई से मत भागो, ये आपको लॉन्ग रन में बहुत नुकसान देगी। हम टीचर है एकेडमिक, बच्चे का रिजल्ट आया हमने छाप दिया, हमारे तो दुकानदारी चलती रहेगी, हमारा तो धंधा है पढ़ाना। बच्चा रिजल्ट ला रहा है, हम छाप रहे हैं, बस काम खत्म। और अगर हम सिर्फ इतना टारगेट बना लें कि बच्चे को पास कराना है, नंबर लाने हैं, अपना रिजल्ट चमकाना है, दुकानदारी चलती रहेगी, तो वो चलती रहेगी। मैं बच्चे को लेके कंसर्न हूँ कि बच्चा पास होने के बाद क्या करेगा, मार्केट में जब जाएगा तो क्या ये इंटरव्यू फेस कर पाएगा, क्या ये अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट पा पाएगा। वो नॉलेज बेस ही हो पाएगी आपकी। हमने रैंक होल्डर्स को घर बैठे हुए देखा है जॉबलेस, और एक एवरेज बच्चा जो ढंग से पढ़ के गया है उसको अच्छे पैकेजेस के ऊपर जाते हुए देखा है। इनिशियल पैकेजेस 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए के इंडिया में। सिर्फ बोथ ग्रुप पास है, सिंपल, लेकिन नॉलेज बहुत है बच्चे के पास। ना कोई रैंक है, ना कुछ लेना ना देना, पास है सिंपली, अच्छी जॉब पे पहुंच गया। रैंक होल्डर बच्चा, टॉप 10 रैंक होल्डर घर बैठा है, इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाया। क्यों? स्ट्रेटजी थी, पास हो गया, नंबर ले गया, नॉलेज आधी अधूरी है, कुछ टर्म्स उसको पता ही नहीं है। ये मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ बेटे। देखो मेरा क्या जाएगा इसमें। देखो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, आप कहेंगे सर भाषण देने से बाज नहीं आते, मैं क्या करूं बेटे, एज ऐसी हो गई है, कंसर्न हो जाता हूँ अपने बच्चे की तरह। Z Limited makes sale of goods to customers on credit of 45 days। मैं 45 दिन का उधार देता हूं अपने कस्टमर को। कस्टमर मतलब डेटर, डेटर मतलब फाइनेंशियल एसेट। देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। द कस्टमर्स आर एंटाइटल्ड टू अर्न अ कैश डिस्काउंट 2% इफ पेमेंट इज मेड बिफोर। 45 दिन मैं दे रहा हूं, 45 दिन से पहले अगर कोई पैसे दे गया 2% और एक्स्ट्रा छोड़ देता हूं, कैश डिस्काउंट। तो प्रॉम्प्ट कलेक्शन को प्रमोट कर रहा हूं बाय गिविंग कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। एंड इंटरेस्ट 10% पर एनम इज चार्ज्ड फॉर एनी पेमेंट। अगर वो 45 दिन के बाद आएगा फिर मैं ब्याज लूंगा, 45 दिन से पहले आएगा तो डिस्काउंट दूंगा, रिवार्ड दूंगा, 45 दिन के बाद आएगा तो फिर मैं पेनल्टी लगाऊंगा, ब्याज लगाऊंगा। ऐसे ही होता है, मार्केट में भी ऐसे चलता है। टाइम से पहले पेमेंट करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, टाइम के बाद पेमेंट करोगे तो पेनल्टी लगेगी। इस पे एमसीक्यू क्या है? व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ सच ट्रेड रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ जेड। आप इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो डेटर है, 45 दिन का है, तो ये मैं लेके जाऊंगा करंट एसेट्स में, और करंट एसेट्स में सब हेडिंग फाइनेंशियल एसेट्स में। क्या ये नॉन करंट है? क्या ये नॉन करंट है? दो ऑप्शन तो यही कट गए। नॉन करंट कैसे होगा डेटर आपका? 45 दिन का तो पीरियड है। अच्छा जी, करंट है लेकिन नॉन फाइनेंशियल एसेट है, करंट है लेकिन फाइनेंशियल एसेट है, तो ट्रेड रिसीवेबल आपके फाइनेंशियल एसेट होते हैं। सी पार्ट इसका बच्चों वाले क्वेश्चन है। लो सी पार्ट। मैं क्वेश्चन में वापस आता हूं, देखो क्या कहता है जी क्वेश्चन।
Z लिमिटेड मेक्स सेल ऑफ गुड्स टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचता है कस्टमर्स को, बहुत बढ़िया। गुड्स आर कैरिड इन लार्ज कंटेनर्स फॉर डिलीवरी टू द डीलर डेस्टिनेशन। मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने मेरे से माल खरीद लिया, वो कहता बाबूजी मेरी फैक्ट्री तक पहुंचा दो। मैंने बोला फैक्ट्री तक पहुंचाऊंगा तो कंटेनर लगेंगे, कंटेनर में डाल के भेजूंगा। वो कहता जी कंटेनर भेज दो। मैंने बोला ला डिपॉजिट दे। वो कहता जी क्यों? मैंने बोला कंटेनर भेजूंगा तो अगर तूने कंटेनर रख लिया मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं तो माल के पैसे ले रहा हूँ। तो मैंने उससे डिपॉजिट ले लिया। मैंने बोला कंटेनर वापस कर जाइए और डिपॉजिट ले जाइए अपना। ऑल डीलर्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट a fixed amount of 10,000 as security for the containers, which is returned only when the contract with the company terminates. कंटेनर वापस कर जाए, पैसे ले जाए अपने। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक सेफ्टी है हमारे लिए। डिपॉजिट कैरी 8% per annum which is payable only when the containers, हम इस डिपॉजिट पे उसको ब्याज भी देंगे। जब वो कंटेनर वापस करने आएगा मैं उसको डिपॉजिट वापस करूंगा, साथ में ब्याज भी दूंगा उसको। तो जिसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, उसके लिए फाइनेंस। और जिसने डिपॉजिट दिया है, जिसने डिपॉजिट दिया है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है। लेकिन इसमें मुझे कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड नजर नहीं आ रहा। अगर तो वन टाइम परचेज है, वन टाइम सेल है, फिर तो ये करंट है और फाइनेंशियल आइटम है। लेकिन सेल परचेज तो रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। तो कंटेनर का एक लॉट वापस आएगा, दूसरा फिर चला जाएगा, डिपॉजिट तो पड़ा ही रहेगा। फिर अगर सेल परचेज रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी तो कंटेनर का एक लॉट वो वापस करेगा, कंटेनर का दूसरा लॉट फिर उसकी तरफ चला जाएगा, डिपॉजिट वहीं की वहीं रहेगा। मैं तो नॉन फाइनेंशियल मानूंगा इसको, सॉरी नॉन करंट मानूंगा। मेरे को वापस करना ही नहीं, मैंने डिपॉजिट लेके रखा हुआ है, सेल परचेज चलती रहेगी, कंटेनर का आदान प्रदान चलता रहेगा, डिपॉजिट पड़ा रहेगा। जब हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, डेटर क्रेडिटर नहीं रहेंगे, डिपॉजिट वापस कर देंगे बंदे का। If the containers are returned by the dealers in broken condition or damaged condition, appropriate adjustment shall be made. अगर उसने कंटेनर तोड़ दिया, खराब कर दिया, फिर मैं डिपॉजिट खा जाऊंगा उसका, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर? What will be the classification of such deposit in the books of dealer? नॉन करंट, नॉन फाइनेंशियल गलत है, करंट फाइनेंशियल एसेट ये भी गलत है, करंट नॉन फाइनेंशियल ये भी गलत है। इसका आंसर है ये। डीलर की बुक्स में पूछ रहा है, डीलर ने तो डिपॉजिट दिया है, तो जिसने डिपॉजिट दिया है उसको वापस मिलने का अधिकार है, उसके लिए फाइनेंशियल एसेट होगी। नॉन करंट क्यों मान रहे हैं? नॉन करंट इसलिए मानते हैं कि सेल परचेज रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है, तो कंटेनर का डिपॉजिट पड़ा ही रहेगा, वापस तो आना नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी। 9th और 10th, पहले ये दो आंसर चेक कराता हूं आपको। ये देखो, ये रहा 9th और ये रहा 10th, सी और बी, सी और बी। लेकिन इसके अंदर अजम्पशन है, ये जो नॉन करंट माना है ना हमने, इसके अंदर एक अजम्पशन है कि सेल परचेज रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी, ये वन टाइम हमारा बायर नहीं है। चलो ये अच्छा, सी और बी 9th और 10th हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट में, ये इसका थर्ड पार्ट। और ये रहा बेटे इंड AS 28। और ये डिट्टो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये स्टडी मटेरियल में है। स्टडी मटेरियल में तो हमारी क्लास बुक में है। मैं आपको दिखाता हूं मैंने ये क्वेश्चन कहाँ कराया था। डिट्टो क्वेश्चन, ये देखो, ये मैंने क्लास बुक खोल लिया अपनी, ये रहा। ये इंड AS 28 का क्लास बुक का PDF है जो आप बच्चों के पास गया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 25।
ये क्वेश्चन इन्होंने यहां से उठाया, वहां चिपका दिया। और ये देखो मेरा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये रहा इसका सॉल्यूशन 25 का, मैंने अपने हाथ से कराया था। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, ये देखो, इसमें पहले एग्जाम्पल कराया मैंने, पहले एग्जाम्पल कराया देखो, और एग्जाम्पल के बाद फिर 25th क्वेश्चन कराया, ये देखो, फिर मैंने 25th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। एक एग्जाम्पल करा रखा है पहले। मैं गूगल पे एक बच्चे का रिव्यू देख रहा था, एक बच्चे ने रिव्यू डाला, जिंदल सर अपनी क्लासेस में पहले एग्जाम्पल कराते रहते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं, एक तो इसमें टाइम खराब होता है, ऊपर से मेरा हाथ की हड्डी घिस गई है, मेरा हाथ कमजोर हो गया है सर लिखते लिखते, तो आई डोंट रेकमेंड जिंदल सर। तो बेटे मैं आपके जैसे बच्चों के लिए टीचर हूं ही नहीं, मैं तो उन बच्चों का टीचर हूं जो पढ़ना चाहते हैं। कहां तो आप प्रेज करो कि सर ने टाइम का हिसाब नहीं लगाया, पहले हमें एग्जाम्पल के थ्रू एक बात समझाने की कोशिश करी, फिर उस एग्जाम्पल को समझने के बाद जब हम क्वेश्चन करने गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और उससे भी पहले मैंने थ्योरी लिखवाई, ये देखो ये हमारा केस नंबर 8 है, ये देखो केस नंबर 8 में मैंने क्या हेडिंग बना रखी है, एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस इन एसोसिएट कंपनी अगेंस्ट अदर इन्वेस्टमेंट। ये कॉन्सेप्ट था। मेरे पास एसोसिएट कंपनी के इक्विटी शेयर है, मेरे पास एसोसिएट कंपनी के प्रेफरेंस शेयर भी हैं, मेरे पास एसोसिएट कंपनी के डिबेंचर्स भी हैं, और मेरे को उस कंपनी से लॉस का हिस्सा मिला, मेरी एसोसिएट कंपनी लॉस में चली गई, जब लॉस में चली गई प्रॉफिट होगा तो भी मेरे को हिस्सा मिलना है, लॉस होगा तब भी हिस्सा मिलना है। वो लॉस इतना ज्यादा आ गया कि कंपनी नेगेटिव में जानी शुरू हो गई। तो मैंने क्या समझाया था यहाँ पे कि एसोसिएट कंपनी से अगर आपको ज्यादा लॉस मिले तो आपके अदर इन्वेस्टमेंट्स को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा डूबना शुरू हो जाएगा आपका। तो पहले इक्विटी शेयर को उड़ाना है, फिर प्रेफरेंस शेयर को उड़ाना है, फिर डिवेंचर्स को उड़ाना है, क्योंकि पहले कंपनी में पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का डूबता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डूबता है, और फिर आपके डिवेंचर होल्डर या लायबिलिटीज का डूबता है। ये भी आपको सीक्वेंस बताया था, ये सारी बात बताई थी। अब जैसे इस एग्जांपल में मेरे पास इक्विटी शेयर लाख रुपए के लगाए हैं और मेरा हिस्सा बनता है 8 लाख रुपए के लॉस का, तो 10 में से 8 गया, 2 रह गया, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 8 लाख डूब गए, 2 अभी भी पड़े हैं। फिर अगला हिस्सा, अगले साल लॉस आ गया 10 लाख का, तो 10 में से 2 तो यही जीरो हो गया, 2 में से 2, ये 5 भी डूब गया, ये 2 भी डूब गया। अरे छोड़ो ना, सिंपल सी बात है, 17 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 18 लाख का लॉस है, 2 साल में आपका पैसा पानी पी जाएगा, सारे इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएंगे आपके, और अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस आएगा 1 लाख का। और फिर जब प्रॉफिट आता है तो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस को रिवर्स करेंगे तो 14 बचेगा, फिर 14 को हम रिवर्स करना शुरू करेंगे हम। ये पूरी कहानी आपको विद एग्जांपल विद क्वेश्चन क्लास में कराई हुई है, और वही क्वेश्चन इन्होंने उठा के दे दिया। अब मैं इतना बड़ा क्वेश्चन बेटा आपको दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको काम की बात कर देता हूं। ये देखो मैंने इक्विटी शेयर्स में कितने रुपए लगा रखे हैं, 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर में कितने लगा रखे हैं, 5 लाख, लोन में कितने लगा रखे हैं, 3 लाख। ये क्वेश्चन नंबर 25 है क्लास बुक का, मेरा कराया हुआ है ये इंडेक्स 28 में। अब मेरे को लॉस बता रहा है ये 109 के हिसाब से हमारे प्रेफरेंस शेयर में 50,000 डूब गए, 109 के हिसाब से हमारा जो लोन है इसमें 50,000 डूब गए, और इक्विटी शेयर में जो लॉस में हिस्सा आ रहा है वो 16 लाख रुपए है। तो मैंने क्लास में एक चीज और बताई थी कि 109 की वैल्यूएशन पहले चलेगी और एसोसिएट का लॉस बाद में रिकॉग्नाइज होगा। उसका रीजन भी बताया था कि 109 लगता है एसएफएस पे, तो पहले आप अपने एसएफएस को ठीक करो, और फिर सीएफएस जब हम बनाएंगे और एसोसिएट से लॉस आएगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले एसएफएस वाला रिकॉर्ड, तो ये जैसे देखो 50,000 प्रेफरेंस शेयर में डूब गया तो 50,000 यहां से लेस हो गया, ये 4.5 ही है मेरे पास एसएफएस के अंदर, 50,000 ये भी डूब गया तो ये मेरे पास 2.5 लाख ही है एसएफएस के अंदर। अब ये लॉस कितना मिला आपको, 16 को अब लिखना शुरू करते हैं, तो 10 लाख तो यहां से गए, ये जीरो हो गया। अभी कितना लॉस और पेंडिंग है, 6 लाख, 6 लाख तो 4.5 यहां से ले लो,
जीरो हो गया ये भी। अभी भी कितना, 1.5 लाख, 1.5 लाख यहां से माइनस कर लो तो ये 1 लाख रुपए बचा हुआ है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछे इक्विटी शेयर की क्या वैल्यू है, मैं बोलूंगा 0। अच्छा प्रेफरेंस शेयर वो भी 0। अच्छा आपके लोन वो 1 लाख रुपए के। ये सीक्वेंस है। ये देखो ना बेटे, क्लास का आंसर मैं आपको चेक कराता हूँ ना। ये देखो ना, मैंने 25 कराया हुआ क्लास में, ये देखो ये 25 है, कहाँ गया 25, ये रहा 25। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, पहले हमने 109 SFS को रिकॉर्ड किया तो मेरी बुक्स में ये वैल्यू पड़ी है। 16 लाख का नुकसान आ गया तो ये नील हो गया। अभी 6 लाख बचे हुए हैं, 4.5 यहाँ आ गया, 1.5 यहाँ आ गया, नील नील 1 लाख, ये रहा आंसर। और ये 3 MCQ बना दिए इन्होंने, कैसे ये देखो ना। देखो क्या 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 बोल रहा है आपसे 11वें क्वेश्चन में। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर इंटरेस्ट इन एसोसिएट फर्स्ट ईयर कैन में बताना है इक्विटी शेयर कितने के हैं, नील। इक्विटी शेयर 0 हो गए हैं, 10 लाख लगाए थे, 16 लाख का लॉस है, 0 हो गया। अच्छा और फिर बता रहा है जी, बताना प्रेफरेंस शेयर का कितना, प्रेफरेंस शेयर भी 0 हो गए, 16 में से 10 उड़ गए, 6 रह गए, हमारे पास तो 4.5 ही पड़े थे, वो भी 0 हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन, अच्छा बताना जी लोन का कितना है, 1 लाख रुपए है जी। ऑप्शन क्या हुए, इसका ऑप्शन है डी, इसका ऑप्शन है सी और इसका ऑप्शन है डी। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, डी सी डी, डी सी और डी, 11, 12, 13, डी सी डी, 11, 12, 13, 11, 12, 13, डी सी डी, नील नील 1 लाख रुपए। क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है बेटे सारे, कुछ नया है ही नहीं। अच्छा जी मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये रहा जी 14। ये किस चीज पे है, ये है NDS 101 पे। 101 किस चीज पे था, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। जब कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाते लगाते NDS में शिफ्ट होती है तो वो होता है ट्रांजिशन फेज, और ये इसमें NDS 20 को और 109 को मिक्स करेगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले क्लास बुक में हैंड रिटन नोट्स में मेरा क्लास में कराया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं। ये रहा आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, मेरा कराया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन फेज में अगर कोई गवर्नमेंट लोन हो कंसेशनल रेट पे, इंडियस 20 याद है, अगर कोई सरकारी लोन कंसेशनल रेट पे आ जाए तो हम उसको फोर गिवेबल लोन बोलते हैं। तो अगर मेरे पास कोई फोर गिवेबल लोन पड़ा है और मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को NDS में ट्रांजिट कर रहा हूं, तो मैंने क्लास में बताया था कि AS लगता है AS 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट, और AS 12 में फोर गिवेबल लोन की कहानी की कोई बात ही नहीं होती, लेकिन इंडियस 20 में फॉर गिवेबल लोन की बात बोली गई है, तो फिर मेरे को ट्रांजिशन करना पड़ेगा इसका। तो मैंने आपको एक रूल बताया था फॉर गिवेबल लोन का, ट्रांजिशन डेट को क्या था, ध्यान से पढ़ना। मैंने बोला था विदाउट एनी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं करनी, आपको ये देखना ही नहीं है लोन कब लिया था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तब क्या थी, बैक डेट में जाना ही नहीं। मैंने क्लास में क्वेश्चन भी कराया हुआ इसके ऊपर, एक रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट अलाउड ही नहीं है, सिर्फ प्रोस्पेक्टिव चलना होता है, प्रोस्पेक्टिव। और प्रोस्पेक्टिव भी कैसे चलना होता है, ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लोज एट मार्केट रेट ऑन प्रोस्पेक्टिवली बेसिस। दो कीवर्ड्स हैं, एक है मार्केट रेट, एट मार्केट रेट, और एक प्रोस्पेक्टिवली बेसिस। आपके पास एक सरकारी लोन है, सरकारी लोन में मार्केट में रेट 10% है, सरकार के लिए 5% ही दे देना, सस्ता लोन मिल गया आपको।
आप ट्रांजिशन फेज में, कितने साल निकल गए लोन के छोड़ दो, बस रिमेनिंग कैश आउटफ्लो देखो कितने, मार्केट रेट पे प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे डिस्काउंट करके रख लो। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट उठा के एमसीक्यू में डाल दिया इन्होंने, और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट याद है वो कर लेगा, नहीं तो जय श्री राम बोलो। अब मुझे नहीं पता इसमें बच्चा कितनी गहराई में पड़ गया है। ये देखो ना, retrospectively to the government loan existing at the date of transaction to Ind AS and shall recognize corresponding benefit at a below market rate। पहली बात, यहां पे गवर्नमेंट लोन की बात हो रही है और ऊपर से रेट्रोस्पेक्टिवली कह रहा है, कट गया, रेट्रोस्पेक्टिवली कट गया, दो तो वैसे ही कट गए, प्रोस्पेक्टिवली बेसिस के दो रह गए। इन दोनों में से कोई ना कोई करेक्ट आंसर है आपका। तो इसमें एक तो कह रहे हैं शैल नॉट रिकॉग्नाइज बिलो मार्केट रेट, और एक में लिखा हुआ है शैल रिकॉग्नाइज बिलो मार्केट रेट। हमें चलना होता है एट मार्केट रेट, तो बिलो मार्केट रेट तो हम ले ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। जो ये कह रही है कि शैल रिकॉग्नाइज एट बिलो मार्केट रेट, ये गलत हो गया। प्रोस्पेक्टिवली ठीक है, लेकिन मार्केट रेट से बिलो थोड़ा ना जा सकते हैं, तो बी आंसर है इसका। एक तो प्रोस्पेक्टिवली वर्ड है और एक इसमें लिखा हुआ है शैल नॉट रिकॉग्नाइज एट बिलो मार्केट रेट, मार्केट रेट से नीचे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ये ट्रू है। क्योंकि एट मार्केट रेट नोट्स में लिखा हुआ है, सब कुछ आपको बताया हुआ मैंने। देखो कहां से क्वेश्चन उठा के कहां फ्रेम कर देते हैं, नहीं क्लिक करता यार, इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं पता लगता यार क्या पढ़ा था, क्या पूछ रहा है ये, सिलेबस इतना बड़ा है बेटे। मैंने तो कह दिया मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। अरे इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़ाया तो था जिंदल सर, बच्चे के दिमाग में थोड़ा ना क्लिक करता वहां पे। मैं मानता हूँ बेटे इस बात को, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, सिलेबस ही बहुत लंबी है बेटे, और उसमें से कॉन्सेप्ट उठा उठा के पॉइंट्स बना रहे हैं, उसमें से है तो अत्याचारी। 14वें का क्वेश्चन क्या है, बी। ये रहा जी 14 और ये रहा बी। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन रह गया बच्चे, मैं आ गया 15वें क्वेश्चन में। ये वो है एथिकल ड्यूटी वाला, एथिकल ड्यूटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट वाला। क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी अंडर कोड ऑफ एथिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करते वक्त, अटेस्ट करते वक्त जानबूझ के किन चीजों में एसोसिएट नहीं होना चाहिए। शैल नॉट एसोसिएट, शैल नॉट बी एसोसिएटेड नोइंगली, जानते बूझते गलत काम नहीं करना चाहिए। तो इसमें से एप्रोप्रिएट बताना है, तो ये रहा कंटेन्स अ मैटीरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। अगर कोई भी मैटीरियल आइटम छोड़ रहे हैं आप, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट में लिख देना चाहिए। इसका आंसर है बी। बच्चों वाला क्वेश्चन आप देख लेना प्लीज, अब इसमें बताने लायक कुछ है नहीं मेरे पास। ये देखो ना, बी आंसर है इसका, 15 का बी। मिसलीडिंग स्टेटमेंट में नहीं जाना चाहिए कोड ऑफ एथिक्स में। ये आपके 15 क्वेश्चन थे बेटे जो मैंने कराए हैं, और इसमें एक में करेक्शन थी। ये 2720 रुपए हैं आपके, 2740 नहीं है। स्टडी में आप रेफर कर सकते हैं। चलो जी, अब आते हैं अगले पार्ट में। अब तो मेरा सर बेसिक पार्ट शुरू हो गया, ये भी खत्म, इसका भी रोल खत्म, इसका भी रोल खत्म, और इस पे आते हैं। लो जी, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1, ये बेटे मैंने लिस्ट बना रखी है, May 24 एग्जाम का क्वेश्चन है ये May 24 एग्जाम का क्वेश्चन है, वहां से उठाया, यहाँ इन्होंने एमटीपी में डाल दिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, ना नाम बदले ना फिगर बदली,
जिंदल सर आपने ये कराया हुआ है क्या? हाँ कराया हुआ है। सर कहाँ कराया हुआ है? अच्छा आप टेलीग्राम पे जाओ। ठीक है सर, टेलीग्राम पे गए। टेलीग्राम पे आपको एक मैसेज चेक करना है 14 अक्टूबर 2024 का। एक मैसेज चेक करो। मैंने इंड एस 110 के 2 क्वेश्चन कराए थे। एक तो कराया था नवंबर 23 का और एक कराया था मई 24 का। ये 2 क्वेश्चन मैंने अलग से कराए थे आपको। एक तो हैमर वाला क्वेश्चन था और एक ये वाला क्वेश्चन था। नोट्स पढ़े हैं, वीडियोस आज भी पढ़े हैं। 14 अक्टूबर 2024 का मैसेज देख लो टेलीग्राम के ऊपर। जिन बच्चों ने तो 14 अक्टूबर के बाद क्लास खरीदी होंगी उनकी तो गूगल ड्राइव में डल के आया है, उन्होंने तो गूगल ड्राइव के थ्रू कर लिया होगा। जिन्होंने 14 अक्टूबर से पहले क्लास खरीदी होगी उनको ये मैसेज चेक करना चाहिए। और अगर आपने मैसेज देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, फिर तो ठीक है। बच्चे मैसेज खोलते ही नहीं, फॉलो ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं मैंने क्या क्या करा दिया। तो बेटे मेरे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, 10,000 बच्चे पढ़ते हैं एक बैच में, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा बच्चों के साथ आप बताओ? तो टेलीग्राम के माध्यम से तो करूंगा। डिट्टो डिट्टो, इसमें एक एसोसिएट है एक सब्सिडरी है, डिट्टो क्वेश्चन कराया हुआ क्लास। ये मई 24 के पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा जी, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में। लो जी, लो कर लो बात। इंड एस 109, ये वही सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला क्वेश्चन है, स्टडी मैट का है हमारी क्लास बुक में। मैं तो क्लास बुक की रेफरेंस ही दूंगा आपको। क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 66 चेक करो। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, कुछ भी नया नहीं है। पेज नंबर 33, मॉड्यूल नंबर 3। अच्छा 2B, ये रहा जी, ये लो, ये रहा सेकंड। ये एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन है, ये वाला। आप ऐसा करो, इंडियस 109 क्लास बुक में जाओ और क्वेश्चन नंबर 130 पढ़ो, पेज नंबर 71, मॉड्यूल नंबर 3। लो, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। वही 10% का क्राइटेरिया कि पुराने टर्म्स में और नए टर्म्स में अगर 10% तक का चेंज है तो मटेरियल नहीं मानते, 10% से ऊपर चेंज है फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देते हैं। ये वही क्वेश्चन है आपका। और ये जो शेड्यूल इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने क्लास में बना के दिया था आपको। क्लास बुक में क्वेश्चन यहीं तक है, यहाँ तक। इसके नीचे वाला पार्ट तो मैंने आंसर में कराया हुआ है, इन नालायकों ने ये भी छाप दिया। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। बी, ये मेरा कराया हुआ है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन इंड-एएस। यहां से तो मैं बैच शुरू करता हूं कि किस किस कंपनी पे इंड-एएस लगते हैं। तो वो एक नेटवर्थ का क्राइटेरिया होता है अपना, कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी की नेटवर्थ मत देखो, सारी लिस्टेड कंपनीज पे इंड-एएस लगा दो। लेकिन अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है तो फिर नेटवर्थ हमारी चलती है वही 250 करोड़ वाली। ये देखो ना, इस क्वेश्चन में एक कंपनी है ए, ये पेरेंट कंपनी है, इसके पास 2 सब्सिडरीज हैं, ये चेन ऐसे बनी हुई है। बी इसकी सब्सिडरी है और सी इसकी सब्सिडरी है, तो तीनों मिलके ग्रुप बना रहे हैं। ये जो ए है ये अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी है। बी है ये भी अनलिस्टेड है, ये भी अनलिस्टेड है। नेटवर्थ बताओ, इसकी नेटवर्थ है 60 करोड़ की, इसकी नेटवर्थ है 600 करोड़ की और इसकी नेटवर्थ है 150 करोड़ की। ये कंपनी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, अनलिस्टेड होने के बावजूद 250 करोड़ से ऊपर चल रही है, तो इस कंपनी पे इंड-एएस लग जाएंगे। और अगर बी पे इंड-एएस लगेंगे तो इसकी होल्डिंग और इसकी सब्सिडरी दोनों पे लगेंगे। और मैं बोलता हूं कि इंड-एएस का एप्लीकेशन तो कोरोना वायरस की तरह है, एक बार किसी ग्रुप में घुस गया तो पूरे मेंबर्स को इन्फेक्ट कर देता है। ये भी इंड-एएस लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तीनों को इंड-एएस लगाने पड़ेंगे। ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, स्टडी मैट का है ये, मैंने पहले लेक्चर में कराया था आपको स्टडी मैट से। इसके क्वेश्चन तो मैंने बुक में भी नहीं डाले हुए, स्टडी मैट से करा देता हूँ ये तो मैं।
ये देखो ना आंसर इसका, कहाँ गया भैया, ये रहा इसका आंसर, तीनों को इंडेक्स लगाने पड़ेंगे। ये रहा ना, ऑल थ्री कंपनीज एबीसी, हेंस इंड एस वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल थ्री, तीनों पे लग जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3A, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है मेरे बच्चे इंड एस 40 का न्यूली एडेड क्वेश्चंस। May 25 एग्जाम्स के लिए स्टडी मैट रिवाइज हुआ था, और May 25 एग्जाम से पहले जब स्टडी मैट रिवाइज हुआ था तो कुछ क्वेश्चन ऐड हुए थे। मैंने न्यूली एडेड क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज एक पीडीएफ बना के वीडियो शेयर किया था आपके साथ टेलीग्राम पे। मैसेज की डेट बताऊं, मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, बतानी शुरू कर दी मैंने। 30 जनवरी 2025 को मैंने टेलीग्राम पे मैसेज शुरू किया, शेयर किया था, आप चेक करो। 30 जनवरी 2025 का मैसेज टेलीग्राम पे, न्यूली एडेड की पीडीएफ भी पढ़ी है, वीडियोस भी पढ़े हैं। तो जिन बच्चों ने 30 जनवरी से पहले क्लासेस खरीदी होंगी उनको ये लिंक देखना था, और जिन्होंने 30 जनवरी के बाद क्लासेस खरीदी होंगी उनके गूगल ड्राइव के लास्ट फोल्डर में पड़ा है ये सारा कुछ। गूगल ड्राइव का लास्ट फोल्डर, सारे आरटीपी एमटीपी केस सिनेरियो जितनी चीजें बाद में ऐड हुई हैं सब उनके लास्ट फोल्डर में पड़ी हैं। तो ये इंड एस 40 का न्यूली एडेड क्वेश्चन है, मेरा कराया हुआ है। एक ही क्वेश्चन ऐड हुआ था स्टडी मैट में, यही था, उन्होंने स्टडी मैट से उठाया यहां चिपका दिया, बताओ। अच्छा जी, जिंदल सर ये सारे करा रखे हैं? हाँ भाई मैंने सारे करा रखे, तो कह रहा हूं, नहीं कराए होते तो मैं कैसे कह देता आपको। बी पार्ट देखो इसका, ये है बेटे इंड एस 12 का क्वेश्चन। क्लास बुक में जाओ, ये क्लास बुक में है, क्वेश्चन नंबर 12 है क्लास बुक का, पेज नंबर 38 है, और मॉड्यूल नंबर कौन सा है? 2 है जी। डिट्टो, ना नाम बदले ना फिगर बदली, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। डिट्टो। क्वेश्चन नंबर 4A, लो जी, इंड एस 36 इम्पेयरमेंट, क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 102, मॉड्यूल 1। मॉड्यूल कौन सा? क्लास बुक वाले मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल भेजे थे आपको। ये इसका बी पार्ट है, इंड एस 41, इंड एस 41 क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 142 है, और मॉड्यूल 2 है, एग्रीकल्चर का है। ये वही क्वेश्चन है जब स्टडी मैट में आया था तो यहां पे लिखा हुआ था 100 बीफ, 100 बीफ, और मैंने बोला था एज अ हिंदू मैं इसका बहिष्कार करता हूं। मैंने, याद आया आपको, मैंने क्लास वीडियो में बोला था कि ये क्वेश्चन यूरोप से चोरी करते हैं बेटे, यूरोप में लोग बीफ खाते हैं, हम हैं हिंदू संस्कृति के लोग, हम गाय को पूजते हैं, यूरोप में लोग खाते हैं, वहां से क्वेश्चन चोरी किया, स्टडी मैट में पढ़े लिखे लोग बैठे थे तो 100 बीफ इन्होंने कॉपी कर दिया। मैंने ऑब्जेक्शन किया क्लास में, स्टडी मैट में बीफ का गोट कर दिया इन्होंने। इनको पता था कि अगर कोई मुद्दा उठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इंटरनेट का जमाना है। तो मेरी उस स्टेटमेंट के बाद इन्होंने गोट किया इसको। ये फॉलो करते रहते हैं हर चीज को। क्लास बुक में डिट्टो क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरा कराया हुआ क्लास में बेटे, स्टडी मैट में भी है। हम जो कहते रहते हैं ना मेरा क्वेश्चन, अरे सब आईसीआई का माल है यार बेटे, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट वहां से इंपोर्ट करता है, हम इंस्टीट्यूट से इंपोर्ट कर लेते हैं, सब एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए हैं और अपना नाम चमकाने में लगे हुए हैं। हम बच्चे का AIR आया जी, ये बच्चे का AIR, कितने पेपर पढ़ाए? एक पेपर पढ़ाया जी मैंने तो FR का। बच्चे ने कितने पेपर दिए? 6। तो नो डाउट उसकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन है। तो आप FR के मार्क्स की बात करो, AIR की बात क्यों करते हो? मैंने बेटे बड़े साल रैंक होल्डर्स को कभी लिस्ट, कभी पब्लिश ही नहीं किया।
मैं पूछता था मेरे पेपर में कितने नंबर है, मैं उसको पब्लिश करता था। लेकिन मार्केट में फिर टेंडेंसी चलती थी AIR, बच्चों को लगता था जिंदल सर के कहीं रैंक नहीं आते, तो वही कहते हैं ना, मजबूरी में करना पड़ता है सब कुछ, आत्मा नहीं मानती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने तो इसको एक ही पेपर पढ़ाया बच्चे को, रैंक पे मेरा क्या अधिकार है। अब उस बच्चे का रैंक सारे टीचर दिखा रहे होते हैं, अब बच्चों में क्रेज ही खत्म हो गया। वो कहता है यार इस बच्चे की फोटो ये भी छाप रहा है, वो भी छाप रहा है, वो भी छाप रहा है, वो भी छाप रहा है। अब IIT में एक बच्चे का JEE में रैंक आया, सारे इंस्टीट्यूट कहता है हमसे पढ़ा, हमसे पढ़ा, हमसे। जो कहता है जी मेरे से टेस्ट सीरीज ली, वो कहता है मेरा रैंक है। वो कहता है मेरे रिवीजन देखे हैं, वो कहता है मेरा रैंक है। वो कहता है मेरे से क्लास ली है, वो कहता है मेरा रैंक है। वो मेरे से काउंसलिंग करने आया था, मेरा रैंक है। सबका ही रैंक है जी। अरे क्रेडिट जाना चाहिए बच्चे के पेरेंट्स को, बच्चे को जिसने मेहनत किया है, जिन्होंने त्याग किया है। ये कोचिंग इंडस्ट्री में बेटा बहुत गलत चीजें चल रही हैं, ठीक है हम भी उसका पार्ट है, आत्मा नहीं मानती कई बार, लेकिन खुशी होती है कि बच्चा आगे निकल गया जिंदगी में। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, लो जी, इंडियस 115 क्लास बुक का कौन सा क्वेश्चन है जी? 50। क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर है 32 और मॉड्यूल कौन सा है? मॉड्यूल 4। ये वही क्वेश्चन है बेटे, ये जो केस ए है ये तो हमारी क्लास बुक में प्रिंट हो गया था, इसका केस भी प्रिंट होना रह गया था, तो मैंने स्टडी मैट खोल के ये केस भी स्क्रीन पे लगाया था और समझाया था आपको। ये वही क्वेश्चन है। बी पार्ट 5th का भी, इंडियस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, न्यूली एडेड क्वेश्चंस, और मैसेज डेट क्या है? वही है 30 जनवरी 2025। ये जो क्वेश्चन है न्यूली एडेड क्वेश्चन, जो इन्होंने स्टडी मैट में नया ऐड किया था इंडियस 101 में, वही कॉपी कर दिया यहाँ पे, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है बेटे, रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। 6A, लो जी 6A किस चीज पे है? ये RTP मई 24 का क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये मई 24 की RTP में है ये वाला क्वेश्चन। और अगर मैं उस RTP का रेफरेंस दूं तो 1 घंटा 25 मिनट पे कराया हुआ है उस RTP में, और अगर आपने मई 24 की RTP की हुई है, ये कवर्ड है आपका, दोबारा नहीं करना आपने। 6B, ये राजी 6B, इंडियस 19, वही लीव वाला क्वेश्चन है, सिक लीव्स वाला क्वेश्चन है, ये क्लास में कराया हुआ डिट्टो, कट कॉपी पेस्ट, स्टडी मैट का क्वेश्चन है ये। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 278 है, मॉड्यूल 1 है आपका। ये वाला क्वेश्चन में आओ, इंडियस 37 का क्वेश्चन है, प्रोविजन वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है 22, पेज नंबर 335, मॉड्यूल नंबर 1। ये भी और ये भी दोनों सब स्टडी मैट के क्वेश्चन कॉपी कर दिए इन्होंने, सब स्टडी मैट के। और एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये रहा कैश फ्लो का, ये भी स्टडी मैट का ही है। इंडियस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पेज नंबर 58, मॉड्यूल नंबर 6। जय श्री राम। मेरे पास डिस्क्रिप्टिव में तो कुछ है ही नहीं पढ़ाने को, सब कराया हुआ है। MCQ थे वो डिस्कस कर लिए, MTP 1 खत्म, जब MTP 2 आएगा अगस्त में वो भी आपको शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, लव यू ऑल, बाय। खत्म जी काम अपना, गॉड ब्लेस यू।